एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो टॉपिक है वो 12th क्लास बायोलॉजी के 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 3 है, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसमें हम एनसीईआरटी जो है उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो की फुल सेशन के साथ में आप जुड़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात को अपने आगे बढ़ाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें कॉपी की जाती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए के स्ट्रैंड में, और इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसमें सीक्वेंस है ATGC। तो इसको हमें डिकोड करना है ए के अगेंस्ट। वैसे चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या आना था, टी यानी थाइमीन आना था, पर हमें पता है कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमीन नहीं होता। तो ए के अगेंस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे यू, टी के अगेंस्ट लिखेंगे ए, जी के अगेंस्ट लिखेंगे सी और सी के अगेंस्ट लिखेंगे जी। तो ये हमारा जो था डीएनए ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, आरएनए में। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि डीएनए का स्ट्रैंड कन्वर्ट होता है आरएनए स्ट्रैंड में। हेयर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंटरिटी का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है, यानी कि अगर हमें डीएनए का स्ट्रैंड पता है तो हम आसानी से आरएनए का स्ट्रैंड बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरिटी। एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर्स विद यूरासिल इंस्टीड ऑफ थाइमीन। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि पहले जो एडेनिन था वो थाइमीन के साथ में पेयर अप हो रहा था, लेकिन अब वो थाइमीन के साथ पेयर अप होकर ना होकर किसके साथ में पेयर अप होगा, यूरासिल के साथ में। However, unlike the process of replication, which one sat in the total DNA of an organism get duplicated, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी उसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो टोटल डीएनए होता है वो अपने अमाउंट को डुप्लीकेट करता है, मीन डबल होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, इस सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड कन्वर्ट होते थे, बट यहाँ पर डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड कन्वर्ट होगा आरएनए में। द नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक कंडीशन है, लिमिटेशन है, वो इस प्रोसेस की क्या है, बाउंड्री है, और वो इसकी एक परिधि बनाती है। Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer। अब आपके सामने बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास से रिलेटेड 3 मार्क का जो क्वेश्चन सामने आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये होता है कि why both strands are not copied during transcription। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में एक साथ में ट्रांसक्राइब नहीं होते, ऐसा क्यों? तो इसका जो आंसर है पहला वो ये है, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे जिनके ऊपर नया स्ट्रैंड बने, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। तो दोनों से आरएनए भी कैसा बनेगा, डिफरेंट बनेगा। एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, और अगर ऐसा आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा तो उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यही रीजन है कि एक ही प्रकार का डीएनए आगे जाकर 2 प्रकार के प्रोटीन्स को कोड करेगा। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। और इस तरीके से जब एक डीएनए से 2 प्रोटीन बनेंगे तो जो जेनेटिक मशीनरी की कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है, द 2 आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब 2 आरएनए बनेंगे एक डीएनए से तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आपस में बॉन्डिंग करके जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से जो आरएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। और अगर ये आरएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा तो ये प्रोटीन में कन्वर्ट होने को रोकेगा। और इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन की पूरी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज कैसी हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ होना, वेस्ट होना। तो फ्यूटाइल का मीन आप लिखेंगे यहाँ पे कि पूरी प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की, वो पूरी की पूरी प्रोसेस इसमें फ्यूटाइल यानी वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA.
हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए की, उसमें 3 रीजन होने चाहिए। पहला होना चाहिए प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। तो ये आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है। तो ऐसा जो मतलब एक स्ट्रैंड है जिसकी जो मतलब ये हम कह रहे हैं कि उसकी जो कोडिंग है, जिसका जो सीक्वेंस है, पोलैरिटी है, वो पोलैरिटी 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की तरफ है, वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की तरफ है, वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमें जो इस टर्मिनेटर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसका जो नॉमेनक्लेचर करना है वो कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर करना है। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम के ऊपर हमेशा जो प्रेजेंट होगा वो होगा प्रमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे हमेशा जो प्रेजेंट होगा वो होगा टर्मिनेटर। तो इस तरीके से जो इनकी लोकेशंस हैं वो होंगी। जहां प्रमोटर अवेलेबल है उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम, और जहां टर्मिनेटर है उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। तो एग्जाम में ये डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर इज अ कन्वेंशन, एक परंपरा है 2 स्ट्रैंड्स को डिफाइन करने की। ऐसा स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है आपस में जो है अपोजिट पोलैरिटी रखते हैं, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। और जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस में काम में आने वाला है, वो अपने जो मतलब प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को पॉलीमराइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज की पॉलरिटी क्या होती है, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की तरफ। द स्ट्रैंड दैट हैज द पॉलरिटी 3 to 5 एक्ट एज टेम्पलेट। इंपॉर्टेंट कीजिए, 3 से लेके 5 की तरफ जो पॉलरिटी होती है वो टेम्पलेट कहलाता है स्ट्रैंड, and is also referred to as the template strand. The other strand which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA except thymine in the place of uracil is displaced during the transcription. Strangely, the strand which does not code for anything is referred to as the coding strand. तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस स्ट्रैंड की पॉलरिटी 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की तरफ है उसको आपको बोलना है टेम्पलेट, और जिसकी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की तरफ है उसको बोलना है कोडिंग। नाम जैसा कि आपको बता रहा है कोडिंग, एक्चुअल में ये स्ट्रैंड किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता, बस नॉमेनक्लेचर में काम में आता है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। जितने भी नॉमेनक्लेचर आप देंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड के साथ में देंगे। टू एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंट बिलो। अब हमने एक यूनिट बनाई है 3 प्राइम से 5 प्राइम यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम यानी कोडिंग स्ट्रैंड। अगर ये डीएनए है तो इससे बनने वाले आरएनए का आपको सीक्वेंस लिखना है। तो सीक्वेंस लिखना इजी है। अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड लेते हैं तो टेम्पलेट से पहले आपको कोडिंग बनाना पड़ेगा, और कोडिंग की फिर डिकोडिंग करके आपको आरएनए बनाना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोडिंग जो स्ट्रैंड है उसी से आप आरएनए बना सकते हैं। बस थाइमीन की जगह आपको क्या रखते जाना है, यूरेसिल। तो इसका स्ट्रैंड कैसे बनेगा, इसका स्ट्रैंड बनेगा यू, ए की जगह हो जाएगा टी की जगह जो होगा इसमें, टी की जगह क्या होगा ए, और ए की जगह हो जाएगा यू, सी की जगह हो जाएगा जी, और फिर ये हो जाएगा सी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता जाएगा वो इस तरीके से बनता जाएगा ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, और इस तरीके से बनेगा। ये आपका बन जाएगा आरएनए। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्स द स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर और टर्मिनेटर चिपके रहेंगे स्ट्रक्चरल जीन से, और इनकी जो लोकेशन है, उनका जो नॉमेनक्लेचर, इनकी जो पोजीशन है वो हम कोडिंग स्ट्रैंड के थ्रू वो नॉमिनेट करेंगे। कोडिंग के 5 प्राइम पर, जिसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे, वहां पर प्रमोटर प्रेजेंट रहेगा, और कोडिंग के 3 प्राइम पर, जिसको कि हम डाउनस्ट्रीम कहेंगे, वहां पर हमारा टर्मिनेटर प्रेजेंट रहेगा। प्रमोटर जो होता है उसके साथ में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। इनिशिएट का नाम मतलब स्टार्ट करता है। पूरी की पूरी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो 5 प्राइम यानी प्रमोटर एरिया से स्टार्ट होती है। जब इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रोकना होता है, तो जो ये 3 प्राइम एंड है जिसको टर्मिनेटर कहते हैं, उस रीजन तक पहुंचते पूरी प्रोसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस। बहुत सारे रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होते हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जगह पर प्रेजेंट हैं। Some of the property of these sequence shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. इनको हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वहाँ पर स्टडी करेंगे।
अब हम आते हैं आगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और द जीन के ऊपर। ए जीन इज डिस्क्राइब एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, जीन किसे कहते हैं? ऐसी जो मतलब स्ट्रक्चर जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? इनहेरिटेंस की, वो जीन कहलाती है। और ये जो जीन है तो इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है इस डेफिनेशन में। एम्बिगुइटी का मतलब हम ये ले सकते हैं कि इसमें कोई अनक्लैरिटीफुल कोई बात नहीं है, स्पष्ट कोई बात नहीं है कि जीन की डेफिनेशन क्या होती है। स्पष्ट चीजें हैं कि जीन वही होगी जो कि इनहेरिटेंस की क्या होगी? फंक्शनल यूनिट। ये भी बात स्पष्ट नहीं है कि जीन्स कहाँ पर होती हैं? डीएनए की बनी होती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू define a gene in term of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA rRNA molecule also define a gene. ऐसा DNA जो tRNA rRNA बनाता है वो भी जीन कहलाएगा। और अगर हम इसको सिस्ट्रॉन के फॉर्मेशन में अगर वो करें, एक्सप्लेन करें, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सिस्ट्रॉन किसे कहेंगे? सिस्ट्रॉन एक डीएनए का सेगमेंट होता है जिसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड कोड किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है जिसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड कोड किए जाते हैं। The structural gene in transcription until could be said to monocistronic. तो सिस्ट्रॉन्स 2 टाइप की होती हैं। पहला नाम है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा नाम है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है आगे जाकर एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगी और ये प्रेजेंट होगी यूकैरियोट्स में। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनाएगी और ये प्रेजेंट होगी प्रोकैरियोट्स में। इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। इन जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर जीन इंटरप्टेड होती है, बीच बीच में टुकड़ों में बटी हुई होती है। इनमें जो एक्सप्रेस जो टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं एक्सॉन, जो आगे जाके प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं वो कहलाता है एक्सॉन्स, और जो नहीं हो पाते आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट वो कहलाता है इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए। जो भी मैच्योर आरएनए होता है उनमें इंट्रॉन्स दिखाई नहीं देते। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। अब अगर हम डीएनए को लेकर जीन की बात करें तो ये जो स्प्लिट अरेंजमेंट है, एक्सॉन, इंट्रॉन, इनसे भी ये डेफिनेशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस of structural gene, hence sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory gene. कई बार प्रोसेस को अच्छी तरीके से पॉसिबल करने के लिए उनके अंदर रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, सीक्वेंसेस या रेगुलेटरी जीन्स भी पाई जाती हैं। इवन दो these sequences do not code for any RNA और प्रोटीन। ये सीक्वेंसेस जो है वो किसी प्रकार के आरएनए और प्रोटीन को कोड नहीं करते, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये उस प्रोसेस में अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए के ऊपर आते हैं और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के अंदर लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर 3 मेजर प्रकार के आरएनए हैं। पहला है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है आरआरएनए। एमआरएनए जो है उसकी फुल फॉर्म होगी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए की फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन सेल। अगर एक सेल के अंदर प्रोटीन बनाना है तो इन तीनों ही प्रकार के जो हमारे पास में ये हैं आरएनए हैं उनकी ज़रूरत होगी। जो एमआरएनए है इनके जो मतलब फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अंडरलाइन कीजिएगा कि एमआरएनए क्या काम करता है। एमआरएनए काम करता है टेम्पलेट प्रोवाइड करने का। टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। और आरआरएनए जो होता है वो स्ट्रक्चर बनाता है राइबोसोम्स का और कैटलाइटिक होता है क्योंकि इसको ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और जब आरएनए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तब हम उसको कहते हैं राइबोजाइम। नेक्स्ट उसके बाद देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी होता है दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से बाइंड होगा, इनिशिएट करेगा प्रोसेस को। ये प्रोसेस कहलाएगी इनिशिएशन। ये जो है एनर्जी के लिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करेगा एज अ सबस्ट्रेट। और इस तरीके से जब ये यूज करेगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए डीएनए की हेलिक्स है, यहाँ पर 3 से लेके 5 प्राइम और 5 से लेके 3 प्राइम। और ये जो है कोडिंग के 5 के ऊपर क्या है? प्रमोटर है। प्रमोटर जो प्रोसेस जैसे अटैच होगा ये प्रोसेस कहलाएगी इनिशिएशन। और ये जब ये हेलिक्स को अनवाइंड करेगा, खोलता जाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगी इलोंगेशन। और फाइनली जब ये टर्मिनेटर पहुंचेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगी टर्मिनेशन।
Polymerases in a template dependent fashion following the rule of complementarity the somehow also facilitate opening of helix. जो प्रमोटर होता है हेलिक्स को ओपन करता है और एलोंगेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है. ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड. छोटा सा आरएनए से जुड़ा हुआ रहता है. जब तक कि ऐसी प्रोसेस होती रहती है तब तक कि नेसेंट आरएनए जो है, नवजात जो आरएनए है, वो बनकर नीचे नहीं गिरता. सो आरएनए पॉलीमरेज दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन और फाइनली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो चेन से अलग होता है, प्रोसेस टर्मिनेट होती है. एंड इंट्रीगोइंग क्वेश्चन, एक जो इंट्रीगोइंग क्वेश्चन है, इंट्रीगोइंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो एक पेचीदा प्रश्न है, वह कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्टेप्स. ये जो 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, इन तीनों स्टेप्स को ये अकेला पॉलीमरेज कैसे करता है. तो एक्चुअली नहीं होता. आरएनए पॉलीमरेज तो जो है सिर्फ और सिर्फ किसको कैटलाइज करता है, एलोंगेशन प्रोसेस को कैटलाइज करता है. जबकि इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए इसमें 2 प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं. इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर कहलाता है रो फैक्टर. और इन फैक्टर के कारण ये प्रोसेस इनिशिएट और टर्मिनेट भी होती है. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription translation takes place in same compartment, चूंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता साइटोसॉल और न्यूक्लियस में, तो ये दोनों प्रोसेस एक ही जगह होती हैं. और एक ही जगह होने के कारण जो है ये ट्रांसलेशन बहुत पहले ही चालू हो जाता है, जिसके कि पहले एमआरएनए का पूरा निर्माण हो. तो इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया के अंदर कैसे प्रोसेस है, कपल्ड प्रोसेस है, एक साथ में होने वाली प्रोसेस है. तो देखिए स्टार्टिंग में प्रोमोटर और ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ में किसको जोड़ा, सिग्मा फैक्टर को. तो प्रोसेस स्टार्ट हुई और फाइनली जो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज था इससे कौन जुड़ा, रो फैक्टर. और रो फैक्टर से जुड़ने से ये प्रोसेस जो है टर्मिनेशन की ये खत्म हुई और जो हमारा नेसेंट आरएनए है वो बनकर तैयार हो गया. नेक्स्ट उसके बाद में हम आते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, कि यूकैरियोट्स के अंदर 2 कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान. तो पहली जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज. यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज हैं, वहाँ पर 1 आरएनए पॉलीमरेज था. तो इसमें तीनों के अलग अलग हमें फंक्शन याद रखने हैं कि उनके अंदर क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या डिवीजन ऑफ लेबर है. तो जो पहला पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनएस को. और आरआरएनएस में भी इनमें डिफरेंट टाइप के, जैसे 28S, 18S, 15.8S, सॉरी 5.8S. ये S क्या है, ये S जो है ये स्वैडबर्ग यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन को नापने के काम में आती है. वेरएज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या करेगा, ये रेस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए. टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, 5S आरआरएनए का करेगा, SNRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का भी करेगा. द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब, ये जो सेकंड होता है ये ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए को, जिसको कि आप नाम से जानते हो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और शॉर्ट फॉर्म बनेगी HNRNA. तो ये तो इसकी पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो पॉलीमरेज 1 होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज 3 होते हैं. दूसरी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है और कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि इनके अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं. इसीलिए हमें इंट्रॉन को हटाना है और हटाने के लिए प्रोसेस काम में आती है स्प्लाइसिंग, जिसमें हम इंट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और एक्सॉन्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. इस तरीके से ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस पूरी होती है. जैसे ही स्प्लाइसिंग कंप्लीट होती है उसके बाद में हमें कैपिंग करनी पड़ती है. ये कैपिंग क्या है, इसमें हम एमआरएनए के ऊपर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक कैप लगा देते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाती है कैपिंग. ये हम लगाते हैं 5 प्राइम पर, और साथ ही साथ हम 3 प्राइम पर 3 प्राइम के ऊपर 200 से लेके 200 से लेके जो 300 हैं एडिनोसिन यानी पॉली ए टेल बना देते हैं उसकी, और ये प्रोसेस कहलाती है टेलिंग. तो पहली जो हमने प्रोसेस की वो थी स्प्लाइसिंग, दूसरी हमने की कैपिंग, और अब हम 3 प्राइम पे कर रहे हैं टेलिंग. इन प्रोसेस को लागू करने के बाद में जो हमारा प्रोसेस्ड आरएनए था वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है.
और जो सिग्निफिकेंस है इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का वो ये है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का पाया जाना ये बहुत एक पुराना फीचर है जीनोम का। और अगर हम ये बात करें कि इंट्रॉन्स का जो प्रेजेंस होता है वो जो पुरातन बातें हैं, पुरानी बातें हैं आरएनए के कारण, आरएनए की उनको रेमिनिसेंट करता है, नई उनकी याद को ताज़ा करता है। और जो प्रोसेस है वो इस बात को स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस बात को प्रूव करती है कि डीएनए जो है वो आरएनए से बना है और ये पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी है वो आरएनए वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमती है। और इन recent times अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम मोर इम्पोर्टेंस। और आज के ज़माने में डीएनए से ज़्यादा आरएनए की प्रोसेसेस को समझने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी फीडबैक्स हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर मुझे बताएं। नेक्स्ट आपका वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसको मैं टाइम पर लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।